जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, इस इनिशिएटिव में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पिछले 15 साल के 2010 से 2024 तक, आप मान लीजिए 2010-11 से 24 तक में पीसीएस के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को न देख के जो उनमें फैक्ट्स पूछे गए हैं, डायरेक्ट हम लोग उनको पढ़ेंगे। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जितने भी 50-55 दिन आपके पास बचे हैं यूपी पीसीएस के लिए, आप लोग इन फैक्ट्स को देखिएगा, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा, उसका जो क्रक्स है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। जब भी आप अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को जब आप सेलेक्ट करेंगे, उन्हें छांटेंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपी पीसीएस 2010 और 2011 में इकोनॉमी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज निकाल के आप लोगों के सामने चीज़ें रखी जा रही हैं। तो इसी तरीके से हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस 2010 में कि मिड डे मील स्कीम को फाइनेंस और मैनेज कौन करता है, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना का वित्त पोषण और प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, ये सवाल था। तो देखिए, मिड डे मील जो योजना है, ये 1995 में इसे शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? ये जो मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम था, ये 1995 में शुरू किया गया था। तो कभी भी अगर आपको ऑप्शन में दिखे मिड डे मील, तो सामने आपको 1995 पे तुरंत ऐसे टिक कर देना है कि 1995 मुझे दिख रहा है। अब देखिए, मिड डे मील का नाम अब मिड डे मील स्कीम नहीं है, अब इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जिसे हम लोग पीएम पोषण स्कीम बोलते हैं, वो कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी कि पीएम पोषण योजना, इसका नाम कर दिया गया है। और 2021-22 वित्त वर्ष से 2025-26, ये अभी जो चल रहा है 2025-26 का वित्त वर्ष है, इन 5 वर्षों के लिए इस योजना को लागू किया जाएगा, पीएम पोषण योजना को। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए, 2024-25 जो पिछला वित्त वर्ष था, उसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जो कि 2007 में लॉन्च किया गया था, इसका नाम बदल के नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन कर दिया गया है, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन कर दिया गया है, इसका नाम बदल के पिछले वित्त वर्ष में। और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कौन से साल में लॉन्च किया गया था? 2007 में। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, जिसे हम लोग बोलते हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ये कौन कौन से फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसका नाम बदल के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन कर दिया गया है, उसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे समझ लीजिए कि खाद्य हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे अनाज हैं, दाल है, क्या क्या ऐसे आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जिसको उसके पैदावार को बढ़ाना है। तो इसमें पहली बात तो दाल के पैदावार को बढ़ाना है, तो पल्सेस इसमें कवर्ड है। उसके बाद चावल और गेहूं, ये 3 चीज़ था, गेहूं, चावल और दाल, इसी को बढ़ाने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की शुरुआत की गई थी 2007 में। अब इसमें बढ़ा दिया गया है न्यूट्री सेरल्स और कोर्स सेरल्स, यानी कि दाल, पोषक अनाज, और साथ ही साथ जो मोटे अनाज हैं, कोर्स सेरल मतलब मोटे अनाज और न्यूट्री सेरल्स मतलब पोषक अनाज, ये दाल, चावल और गेहूं के अलावा 2 और जोड़े गए हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है? एक तो साल पूछा जा सकता है कि कब इसको चालू किया गया था, कब नाम बदला गया, और कौन कौन से ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं इसमें जो आपको कवर किया जाता है, जो कवर किया जाता है इसके तहत, मिशन के तहत। तो दाल कवर होता है, चावल का उत्पादन बढ़ाना है, गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है, पोषक अनाज यानी कि न्यूट्री सेरल्स का उत्पादन बढ़ाना है, और जो कोर्स सेरल, जिसको मोटा अनाज हम लोग बोलते हैं, उसका उत्पादन बढ़ाना है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कुछ और फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन खूब पूछा गया है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भारत में पहली बार कब शुरू किया गया था, यानी कि भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। तो अब इसको आप आराम से जाइएगा और मैप में देखिएगा कि यूपी के मैप में आपको 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कौन कौन से दिखेंगे। तो एक तो बड़े आराम से आपको ऐसे तराई क्षेत्र देखने को मिलेगा, ये आपको विंध्यन क्षेत्र देखने को मिलेगा जिसमें मिर्ज़ापुर और सोनभद्र 2 जिले हैं। यहाँ पर आपको बुंदेलखंड वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। बाकी ये पूरा बीच का क्षेत्र प्लेन एरिया है।
ये आपको ईस्टर्न प्लेन दिखेगा, इधर आपको उत्तर पूरब नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन दिखेगा, ये आपको सेंट्रल प्लेन दिखेगा, ये आपको पश्चिमी प्लेन वेस्टर्न प्लेन दिखेगा, वेस्टर्न और सेंट्रल प्लेन के बीच में ये एरिया दिखेगा। बचा क्या, दक्षिण पश्चिम का हिस्सा, साउथ वेस्टर्न जो शुष्क एरिया है वो आपको देखने को मिलेगा। तो 1 तराई, 2 विंध्यन, 3 बुंदेलखंड, चौथा ईस्टर्न प्लेन, पांचवा सेंट्रल प्लेन, छठवां वेस्टर्न प्लेन, सातवां सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन, आठवां ये और 9, टोटल आपका ये बन जाएगा क्षेत्र। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। एक साउथ वेस्टर्न वाला भी पार्ट आ जाएगा, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग पूरा अच्छे से देख लीजिएगा और कोई भी आप में से कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, बता दीजिएगा कि लिस्ट बना के कि कौन कौन से 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन से यूपी में। आगे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कृषि के क्षेत्र में जो लोन दिया जाता है, कर्जा दिया जाता है किसानों को, उसमें किसका कौन सा भाग सबसे अधिक है, मतलब सबसे अधिक कौन सी संस्था लोन देती है, आपको ये बताना होता है। जैसे कि कॉमर्शियल बैंक्स यानी कि जो वाणिज्य बैंक हैं वो कृषि और जो संबद्ध क्षेत्र हैं यानी कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स हैं सबसे अधिक उनको लोन देती है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे अधिक लोन कहाँ से मिलता है, कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंकों से मिलता है। कितना, लगभग 60% कुल जितने भी कर्जा हैं दिए गए हैं, कर्ज दिए गए हैं, उसका 60% के आसपास जो हिस्सा है वो इन्हीं कॉमर्शियल बैंक्स या वाणिज्य बैंकों के द्वारा दिया गया है। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स कितने दिए गए हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स का हिस्सा लगभग 30% है। यानी कि दूसरे नंबर पे बैंकों के अलावा, वाणिज्य बैंक के अलावा कॉमर्शियल, ये जो कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, ये दूसरे नंबर पे सबसे अधिक कर्ज देते हैं किसानों को। और उसके बाद आता है आपका रीजनल रूरल बैंक का कंट्रीब्यूशन, यानी कि फिर आप देखेंगे तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आप देखेंगे योगदान सबसे तीसरे नंबर पे सबसे अधिक है कर्ज देने में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक देखिए क्वेश्चन था बहुत अच्छा, 4 अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री, उनके नाम दिए गए थे और क्वेश्चन ये था, निकोलस काल्डोर के ऊपर था। निकोलस काल्डोर एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने ही सबसे पहले भारत में एक्सपेंडिचर टैक्स लगाने के लिए सजेशन दिया था। यानी कि निकोलस काल्डोर जो कि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, इन्होंने पहली बार भारत में व्यय कर, एक्सपेंडिचर टैक्स लगाने का सुझाव दिया था। व्यय कर को भारत सरकार ने मानते हुए 1953 में लागू किया था, हालांकि 1966 में इसे फिर समाप्त कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर पूछा गया था कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको पता है कि मुंबई में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आरबीआई का सबसे पहले जो सेंट्रल ऑफिस बना था वो सबसे पहले कलकत्ता में स्थापित हुआ था, न दिल्ली में न मुंबई में। मुंबई में आज के समय में कोई डाउट नहीं है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस जो है आरबीआई का वो मुंबई में है। ऐसे पूरे देश भर में लगभग 37 जगह पर आरबीआई है मौजूद, पटना में है और दिल्ली में है, ऐसे करके 37 जगह पर है इनका ऑफिस। लेकिन हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। सबसे पहले कलकत्ता में स्थापित हुआ था और बाद में इसे परमानेंटली कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, 1937 में शिफ्ट किया गया था मुंबई में। आरबीआई की हम लोग बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को ये स्थापित हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार हुई थी। ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ और कुछ मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में पूछा गया था कि जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है ये कब लागू हुआ था। तो देखिए अधिनियम जो है, जो एक्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का अधिनियम, ये 2005 में ही आ गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था, 2006 में। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए पीवाईक्यू से निकाला है। उत्तर प्रदेश में कभी आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कितने हैं, यानी कि कितने कार्यरत विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हैं, तो आपको आंसर क्या टिक करना है, 14। ये अच्छे से डेटा, ये मार्च 2025 का अपडेटेड डेटा देख के ये आप लोगों के सामने बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 14 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में 14 विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यरत हैं। मैक्सिमम एसईजेड्स यानी कि पूरे देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, तो वो तमिलनाडु है। नंबर जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इतना याद रखिए कि तमिलनाडु, इतना भी आप जानिए कि हाँ तमिलनाडु वो राज्य है जहां पर सबसे अधिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मौजूद है। तो यहाँ तक जो है इंपॉर्टेंट, ये 2 साल का जो भी इकोनॉमी का टॉपिक हो सकता था वो आप लोगों के सामने ये बता दिया गया है। पीडीएफ, इस पूरे सीरीज़ की फ्री पीडीएफ आप लोगों को जीएस एंड करंट वॉरियर के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ते रहिए। बाकी आप लोग अपने हिसाब से जो पढ़ रहे हैं उसको एकदम अच्छे से पढ़िए। करंट अफेयर और इसके जो वीडियोस आपको मिलेंगे, पीवाईक्यू के फैक्ट्स, इनको पूरा अच्छे से देखिएगा, एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे आरओ में हुआ था बहुत सारे लोगों को फ़ायदा, हिंदी जितने भी लोगों ने
पर्यायवाची और मैक्सिमम जो भी वीडियोस अपलोड किए गए थे उससे बहुत उनको फ़ायदा हुआ। और जीएस में भी जो जो चीज़ें बताई गई थी वो उससे भी फ़ायदा हुआ। तो आप लोग इसको अच्छे से करिए। प्रीलिम्स फैक्ट्स को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। वो भी पीवाईक्यू का निचोड़ है, ये भी नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट का आप लोगों के सामने टेस्ट सीरीज़ का निचोड़ रखा जा रहा है। जो आयोग का क्वेश्चन पेपर है, आयोग ने जो अब तक पूछा है उसी पे मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो आप लोगों के लिए पीडीएफ में जोड़ दिया जा रहा है। तो बस अच्छे से आप लोग पढ़िए और बीच बीच में जो भी चीज़ें बताई जाएँ उनको ठीक से फॉलो करते रहिए। आप लोगों का निश्चित तौर पे आप अपने स्कोर देखिएगा 85, 88, 90, 95, 100 वहाँ पे अच्छे से करिएगा। उस पर भी हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। निश्चित तौर पे आप लोग अच्छा करके आएंगे। फिर हम लोग आगे मेंस के लिए यूपी स्पेशल सीरीज़ जो है वो आप लोगों के लिए चलेगी इस चैनल पर। तो मेंस रहेगा वो बाद में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।